Gave you one question. Breaking free from traditional gender stereotypes and biases can lead to increased economic productivity and overall well-being of women. Discuss. और जब जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करते हैं ना, जनरली जेंडर वाले इश्यूज में रेस का इशू थोड़ा कम आता है, ठीक। तो ये रेसिज्म अपने आप में एक अलग डिबेट एंड डिस्कशन है, दैट इंक्लूड्स अ डिस्कशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर। जेंडर जो अपने आप में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टर्म है, ये अपने आप में एक अलग डिबेट बन जाता है, एंड it generally includes everyone, every possible way of. Now gender also includes the discussion on homosexuality also, on the third gender also. So it hardly includes, it actually includes the question of race, but gender itself is a debate discussion. So इसको race वाला line अभी आप रहने दीजिए। अच्छा, first very important point you to remember, whenever you start writing anything, try to avoid statements which are very general in nature or which is in superlative degree term. Like you have written about gender is the part of our society since very long time. So what happens? It's good. It's factually correct. It's there since very long time. But you have a limited space of 250 words. So now these kind of statements, these kind of lines would take you space and time, which requires actually much detailed description about the data. So if you save this space, you have another space of writing data. So these kind of statement, part of our society since very long time, is the greatest of that. ऐसे जो statements होते हैं ना, उनको जितना avoid कर सके आप उसको avoid करिए। अच्छा, तो पहले वाले पूरे पैराग्राफ में आपका पूरा पैराग्राफ यहां नहीं भी लिखते तब भी चल जाता। 250 वर्ड्स में व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग टू यू राइट। सो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन इज ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस। तो पहले इतना रख देते हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा है लास्ट टाइम में, ये इतना पे हम लोग होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद है कैन लीड टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। तो फर्स्ट पार्ट मान लिया क्वेश्चन का ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया। अब थर्ड पार्ट प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से कोशिश करिए जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो उसके जितने फॉर्म्स को आप जितने भी उसमें सब सेक्शंस को आप देख सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलरली आंसर को अगर 250 वर्ड का क्वेश्चन है
आपके पास मैक्सिमम 7 to 8 वर्ड्स हैं, लिमिटेड डाटा है, उसमें आप कैसे 7 to 8 मिनट्स में 250 वर्ड मतलब हुआ आपका 2 पेज, उसमें इस चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला आपका एक लाइन सिर्फ होगा कि व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक, अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ईदर यू राइट अ जेंडर स्टेटमेंट, जेंडर स्टीरियोटाइप मींस कीपिंग सम जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। सिंपल लाइन, हाँ। फॉर एग्जाम्पल पहला लाइन जेंडर स्टीरियोटाइप्स मींस, और इसमें यह नहीं कहा जा रहा है पहले लाइन में जेंडर की विमेन और मेन का कॉन्सेप्ट है, इट्स जस्ट जेंडर। जेंडर स्टीरियोटाइप्स मींस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल विमेन के लिए यह स्थिति है, मेन के लिए यह स्थिति है। ठीक, तो विमेन टू कीपिंग आउट विमेन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहला लाइन। सेकेंड में you can come and discuss about what are any data which you have or any case study which you have, like एक तरीके से अगर जो एम्प्लॉयमेंट वाला डाटा जो जनरली आप जब पढ़ेंगे, इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ेंगे साल के एंड में, तो इकोनॉमिक रिव्यू से आपको ये डाटा एक मिल सकता है कि पिछले साल जब इकोनॉमिक मार्च में जब बजट आने से पहले जो इकोनॉमिक रिव्यू आता है, तो वो एक डाटा आपको मिल जाएगा कि पिछले साल कितने लोग हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में, मेन और वीमेन का एक पूरा डाटा होगा कि कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। वो एक जनरल डाटा पूरे साल भर का आ जाता है। तो वो यू पुट दैट डाटा इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सरकारी डाटा है, एक बार में क्लियर हो गया कि आपने दिखा दिया जेंडर स्टीरियोटाइप से क्या मतलब है और उसका हमारे प्रोडक्टिविटी पे, और एक और डाटा उसी में आ सकता है जहां पे आपको ये बताया गया होगा कि ठीक है। तो ये दो डाटा से आपका पहला पैराग्राफ बन गया। सेकंड, इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, और थर्ड, ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ विमेन। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि हम लोग किस पार्ट को पहले डील करें, किस पार्ट को बाद में डील करें। तो ये जो स्टीरियोटाइप ऑफ विमेन हमने बात किया, उसमें क्या था स्टीरियोटाइप में कि महिलाएं को काम नहीं करना चाहिए, घर के एक्टिविटी में काम करना चाहिए। दैट लीड टू सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस। पहला, विमेन का डिटोरेटिंग स्टेटस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो कोई डिसीजन मेकिंग में उनका रोल नहीं है। इस तरीके के कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ आइडिया होगा कि जो ये स्टीरियोटाइप है वो महिलाओं को किस लेवल तक अफेक्ट कर रही है। तो उस लेवल को आप सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर दिए। ठीक, अब आते हैं थर्ड पार्ट, इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी मींस कोई ऐसा केस स्टडी, जो कि मैं बार बार बोलता हूं, यू स्टार्ट कलेक्टिंग केस स्टडीज फ्रॉम नाउ ऑन। हर क्वेश्चन में एटलीस्ट कोशिश करिए कि एक केस स्टडी, जैसे योजना कुरुक्षेत्र आप पढ़ रहे हैं, तो योजना कुरुक्षेत्र में जनरली इस तरह के केस स्टडी बहुत मिल जाते हैं। कहीं एक जगह किसी सोसाइटी में कोई एक डेवलपमेंट हुआ हो जिसको विमेन लीड कर रही हो, या किसी इस तरीके का कोई एक केस स्टडी आपको योजना कुरुक्षेत्र में मिल जाता है। कोई ऐसा सोसाइटी या कोई ऐसा डिकेड जिसमें यह दिखाया गया हो किसी गवर्नमेंट डाटा में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जनरली इस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं। तो पूरे ईयर में आपने कहीं एक जगह आपको कोई केस स्टडी पढ़ा गया हो जिसमें यह बताया गया हो कि किसी एक सेक्टर में कहीं पे कोई डेवलपमेंट ऐसा हुआ जो कि अनप्रेसिडेंटेड था, जो कि जनरली समझा जाता था कि ऐसा नहीं होता है, और सडनली हुआ। जैसे मान लीजिए कि योजना में आपको जनरली दिखा जाता है कि फिशिंग इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, कहीं पे हमें कोई एग्जाम्पल्स सोसाइटी के लिए हमें दिखता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी खेती हुई है और उसकी वजह से पूरा सिस्टम बदल गया, ऐसे इस तरीके वाला केस स्टडी। तो इसमें आपको बस एक पैराग्राफ में ये दिखाना है कि ये जो चैलेंजेज स्टीरियोटाइप की वजह से विमेन की लाइफ में आए हैं, उन चैलेंजेस को फोकस करते हुए हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, दैट विल लीड टू ओवरऑल हेल्थ ऑफ वेलबींग। तो ओवरऑल हेल्थ वेलबींग क्या क्या आ सकता है? जेंडर रोल, विमेन, फैमिली का ग्रोथ, प्लस डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा सोशियोलॉजिकल स्टडी है जिसमें अगर विमेन को आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देते हैं तो उसके बहुत दूरगामी, बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। देन दे स्टार्ट टेकिंग देयर स्टैंड ऑन एनी मैटर सोसाइटी में, फैमिली में, जब तक वो फाइनेंशियली, और ऐसा देखा गया है बहुत लंबे टर्म तक कि जनरली महिलाओं की बात इसलिए लोग नहीं सुनते हैं
कि उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई रोल नहीं है। तुम क्या, जनरली ऐसा बोला था, तुम क्या समझते हो बाहर की चीजों को, इस तरीके से बोला है। दैट इज स्टीरियोटाइप। हाँ, कि महिलाओं को एक स्टीरियोटाइप है, महिलाओं को ड्राइविंग नहीं आती है, दैट इज स्टीरियोटाइप। इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे स्टेटमेंट का, इसीलिए इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आप केस स्टडी बात कर रहे हैं, तो कोई एक कैंडिडेट एक अलग केस स्टडी बात कर सकता है, कोई एक कैंडिडेट एक अलग केस स्टडी बात कर सकता है, और उससे क्या असर पड़ता है वो एक एग्जांपल लेते हुए आप इस आंसर को दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपके 250 वर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से अननेसेसरी है, क्योंकि आपके पास टाइम और स्पेस दोनों बहुत कम है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अच्छा, नाउ ये क्वेश्चन अगर पेपर 1 में आया, देन यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। पेपर 2 में आएगा तो आपको फिर हिस्ट्री वाला पार्ट छोड़ना होगा। पेपर 3 में इकोनॉमिक्स में अगर आता है तो फिर मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डाटा आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो पैराग्राफ है जिसमें आपने इंडस वाला जो लिखा है, दैट वुड चेंज। ये ठीक है। जो थर्ड पार्ट है, एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट वाला जो है कॉमन वेजेस, इस तरीके की जहां भी इकोनॉमिक इंप्लॉयमेंट आ सकता है। आप एक बेहतरीन एग्जाम्पल से मनरेगा का दे सकते हैं। मनरेगा, हाउ डिड मनरेगा एम्पावर्ड विमेन एट द लोअर लेवल। ठीक, और एक स्टीरियोटाइप आप दे सकते हैं कि विमेन रिजर्वेशन जो हुआ पंचायती राज में, तो महिलाएं मुखिया बनने लगी, हालांकि उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, लेकिन वो एक सेट एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल से आपको एग्जाम्पल्स इसमें सोसाइटी का कोई ना कोई केस स्टडी देना ही होगा। अब ये आपने जो लिखा है सो मच इन कंट्रीज जीडीपी, तो एग्जैक्टली आपको यहां पे डाटा देना चाहिए। हाँ, तो बिना डाटा के ये सिर्फ बात है। अच्छा ठीक है, यहां पे पर्टिकुलरली आप खास करके इस क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है विमेन वाला, जैसे चंद्रयान में आपने लिखा है कि इक्वली बिकम मेन एंड विमेन करके, तो वो भी थोड़ा सा स्टेटमेंट्स जो है, आप जब विमेन की बात कर रहे हो ना, तो डाटा इसमें इस तरीके का आना चाहिए जहां पे सिर्फ विमेन हो। हाँ, तो उस तरीके का डाटा चूज करिए। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स अंबेडकर के, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो बड़े राइटर्स बड़े हैं, अंबेडकर, गांधी, ऐसे लोग, इनके स्टेटमेंट्स को आपको सीखना चाहिए कि इनके स्टेटमेंट्स को हम कैसे कोट करें। जैसे मॉडर्न इंडिया में आप जब पढ़ते हैं, और ये थ्रू आउट दी आपके पेपर 1, 2, 3, 4 एथिक्स तक में, ऐसे में भी काम आएगा कि जो कुछ सेलेक्टेड जो फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल्स हैं मॉडर्न इंडिया में, जो नेता हैं जो कि बड़े लेवल पे सोशियोलॉजी ऐसे हुए, उनके कुछ कुछ फेमस स्टेटमेंट्स को, कोटेशंस को, उनका क्या आइडिया है सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए, उस आइडिया को आप याद करना शुरू कीजिए। गांधी हुए, अंबेडकर हुए, विवेकानंद हुए, ऐसे करके, और जिनको आप इस्तेमाल कर सके किसी भी क्वेश्चन आंसर में, तो वैसे आपको अब याद करना देना, लिस्टिंग बनानी चाहिए, अब रखना चाहिए अपने पास एक स्टॉक, उस स्टॉक में से मसाला निकाल के आप फिट कर सके। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी इंप्रूव करना चाहिए इसको। ठीक है, आप लोगों में से बाकी कोई नहीं लिखे हैं? आपने लिखा है? आपको टाइम नहीं मिला? थोड़ा सा आप गायब थी 2-3 क्लास से, क्या कुछ स्पेशल या ऐसे ही मन नहीं किया, बहुत थक गए? हाँ, तो ये बहुत अच्छा तरीका है शुरू करने का। ठीक, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स हैज डिफाइंड जेंडर स्टीरियोटाइप, तो इस तरीके से आप जेंडर स्टीरियोटाइप को पहले ही पैराग्राफ में डिफाइन कर दिए, तो इससे गुड स्टार्ट। ठीक है, इसमें आप और
देखिए क्वेश्चन लिखने के तरीके हैं। अब ये क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग फॉर यू टू राइट कॉजेज ऑफ स्टीरियोटाइप। ठीक, अब मान लिए कि आपने एग्जाम देने गए और आपका जो डाटा का स्टॉक है वो भूल गए, आपको कुछ और याद आ गया, तो सीखना होगा कि मुझे जो याद है मैं उसको कैसे घुमा के उस आंसर में फिट कर सकूं। तो जनरली जैसे ही आपने कॉजेज लिखा, क्वेश्चन से आप डेविएट कर गए। कॉज एक लाइन में आपने लिखा फर्स्ट लाइन में, तो कोई भी पढ़ने वाला बोलेगा कि अच्छा आपको याद नहीं था तो आप डेविएट कर गए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो डिमांड है उससे आप थोड़ा सा हट गए हैं। ठीक, तो नाउ टेक्निक है उसको करने के। तो यहां जहां आपने ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस का डेफिनेशन दिया है, जस्ट बिलो आप एक पैराग्राफ में कॉजेज को बिना कॉज लिखते हुए डिस्कस करिए कि ड्यू टू पैट्रियार्की इन द सोसाइटी, हाँ, these have strengthened the idea of stereotypes against women। तो एक पैराग्राफ आपका, आप बिना कॉज वर्ड यूज करते हुए भी आप उन चीजों को फोकस कर रहे हैं सेकेंड पैराग्राफ में, दैट हैज एक्चुअली लेड टू द आइडिया ऑफ स्टीरियोटाइप अगेंस्ट women। ठीक है, अब जैसे क्या स्टीरियोटाइप है जो कि एनसीईआरटी की किताबों में भी नए वाले में लिखा जाता है। घर में जो विमेन है, आपको एक बेटा और एक बेटी है कंटेम्प्रेरी टाइम में, जो मॉडर्न फैमिलीज हैं, जो अर्बन सिटीज में दिल्ली जैसे जगहों पर रह रही है। पहले भी ये चीज होता था, ध्यान नहीं देते थे। तो बेटा, अभी भी क्या हो रहा है, खिलौने दोनों को मिलेंगे, लेकिन लड़की को गुड़िया ही मिलेगी और लड़के को गन ही मिलेगा। दैट इज स्टीरियोटाइप। काम आप दोनों से करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं दे रहे हैं, बेटा को काम देंगे बेटी को नहीं देंगे, या बेटी को देंगे बेटा को नहीं देंगे, बेटा बैठा हुआ है बेटी घर में काम कर रही है। काम आप दोनों से करवा रहे हैं। बट एक स्टीरियोटाइप है कि बेटी जो है वो मम्मी के साथ मिलकर ही किचन वाला काम करेगी, बेटा पापा के साथ मार्केट जाएगा। दैट इज स्टीरियोटाइप कि बाहर का काम पापा मतलब बेटा साथ में जाएगा। दैट इज स्टीरियोटाइप। घर से लड़की को मार्केट तक जानी है तो कोई एक मेल मेंबर, चाहे वो दो साल का बच्चा ही क्यों ना हो, मेल चाइल्ड क्यों ना हो, भले कुछ आफत आए तो उसको बचाने में लड़की का हालत खराब हो जाए, वो अलग चीज है, लेकिन वो एक मेल मेंबर साथ में महिला के साथ जाएगा, लड़की के साथ। दैट इज स्टीरियोटाइप। इस तरीके से, और ये सब कैसे टूटता है, तो फाइनेंशियली तो एक मेजर कंसर्न जो है स्टीरियोटाइप होने का, और जो विमेन के अनएम्पावर्ड होने का, पीछे होने का, वन मेजर चीज इज that you do not have a stake in any decision that is being applied to your family। सब कुछ मेल पापा आपके फादर ले रहे हैं, दादा ले रहे हैं। महिला का किसी भी तरीके का कोई भी रोल फैमिली के डेली हाउस होल्ड एक्टिविटी में, बच्चे को कहां पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कहां आना है, कहां नहीं जाना है, इस तरीके के जो डेली लाइफ के डिसीजंस होते हैं, पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं, ये सब पापा ले रहे होते हैं। मम्मी का इसमें कोई रोल नहीं होता। इवन अब आप करंट टाइम में आप देखिए, वैसे फैमिलीज को देखिए जिसमें मेल और फीमेल दोनों अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। अब आप वैसे जगह पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से मेल पार्टनर जो है अपने फीमेल पार्टनर के सजेशंस को प्रायोरिटी देते हुए काम कर रहे हैं। दैट इज अ चेंज। तो इस तरीके का एक डिसीजन मेकिंग वाला आपको स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। दैट इज आप देखिए, मैं इसको हमेशा से बोल रहा हूं कि ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से चीजों को एनालाइज कर रहा है। तो आप, अगर हो सकता है कि आपने इंडियन हिस्ट्री के टेक्स्ट से कोई एग्जाम्पल दे दिया, कोई एग्जाम्पल दे सकता है हिंदी सिनेमा का कि बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में किस तरीके से विमेन और मेन जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं सेम पोजीशन पे होते हुए भी लेस पेड है टू द मेन इन द हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री। एक एग्जाम्पल ये हो गया कि वो स्टीरियोटाइप है कि महिलाएं हैं, उनका रोल छोटा है, उनको कम पैसे पे करो, क्योंकि मूवीज जो है वो हीरोज के नाम पे चल रही थी अब तक। दैट इज स्टीरियोटाइप। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स जो होगा, जो आप केस स्टडी देंगे, वो वेरी कर सकता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट।
एंड दैट विल मेक योर आंसर मोर रीडेबल, ज्यादा नंबर अट्रैक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि डेटा जो है वो सब कोई सेम ही लिख रहे होंगे। तो इसलिए देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसको 10 में से 4.5 तक दे सकता हूं, उससे ऊपर नहीं। लेकिन आप एक नंबर इसमें कैसे खींच सकती हैं आगे, और 5.5 इज अ गुड नंबर, एक नंबर। क्योंकि आपने एक चीज इसमें लैक कर दिया कि जो स्टीरियोटाइप विमेन का, जो स्टीरियोटाइप सोसाइटी है, उसको अगर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और उससे विमेन के ओवरऑल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वाला एक एस्पेक्ट आपके आंसर में कमी है। ठीक, आपने दिखा दिया कि क्या क्या ग्लोबल पर्सपेक्टिव हुए हैं, क्या क्या अप्रोच किए गए हैं, कौन कौन से लॉ और जो भी पॉलिसीज हैं उसके जरिए कोशिश की जा रही है। लेकिन कोई एक एग्जाम्पल आपको देना होगा जिसका इफेक्ट हमें दिख रहा हो, किसी एक पर्टिकुलर क्लास पे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल पे उसका इफेक्ट हमें दिख रहा हो, ऐसा कोई एक एग्जाम्पल आपको। इसलिए हमेशा दिमाग को कॉन्शियस रखिए, आप जब भी पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो, तो कुछ भी एक घटना कहीं पे हो रही है, दैट यू स्टार्ट कलेक्टिंग दोज केस स्टडीज, और उसको रखना शुरू कीजिए कि इसको मैं पेपर 1 में यूज कर सकती हूं कि कहां पे यूज कर सकती हूं। बट इट्स अ वेरी गुड आंसर, सारे डाटा फैक्ट्स हैं और अच्छा है। आप दुखी मत होइए, मैं नंबर बढ़ा भी सकता हूं इसमें, बट काफी अच्छा प्रयास है। अब थोड़ा उसको लिखने के स्टाइल में लेके आना होगा पॉइंटर्स के जगह पे। ये अच्छा स्टार्ट है, अलग तरीके का स्टार्ट है, बट ऊपर के 3 लाइन कोई मतलब नहीं है, नीचे के 3 लाइन ठीक है, उससे आप शुरू कर सकते हैं, फिर आपको आगे डेवलपमेंट करना पड़ेगा इसमें। इंडियन फेस्टिवल्स, अभी फेस्टिवल का दौर है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बट कल्चर हेरिटेज पार्ट के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया डाटा मिल सकता है अगर आप लोग तैयार करें। नॉट कि होली पे नोट बनाया, दिवाली पे बनाया, ऐसे नहीं। रीजनल डिफरेंसेस क्या क्या हैं फेस्टिवल्स में, किस रीजन में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, कई बार इससे सवाल पूछ देते हैं। और वो सवाल इसलिए पूछ देते हैं कि 26 जनवरी वाला जो परेड चलता है, उस परेड में जो टैबलेट होता है हर स्टेट का अलग अलग, जनरली हर स्टेट अपना टैबलेट अपने रीजनल डिफरेंसेस पे बनाते हैं कि कहाँ पे कोई बिहू कहाँ पे मनाया जा रहा है, पोंगल कहाँ पे है, इस तरीके का। और जनरली उससे रिलेटेड पीआईबी का वो नोट 26 जनवरी वाला, उससे एक क्वेश्चन आपका रहेगा आर्ट कल्चर वाले सेक्शन में, तो वो एक्चुअली फेस्टिवल पे है। अब ये सवाल डायरेक्टली होली दिवाली पे आपसे नहीं पूछा जा सकता है, बट ये पूछा जा सकता है कल्चर का पार्ट करके कि हाउ डू इंडियन फेस्टिवल्स रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ मासेस, मास जो लोग हैं वो किस तरीके से कल्चरली उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करके आपको देता हूं, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि इंडियन फेस्टिवल, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है, फेस्टिवल का आइडिया, मैंने बार बार बोला है, फेस्टिवल्स हो, स्पोर्ट्स हो, या इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी हो, कल्चरल पार्ट, आप उसको उस इंफॉर्मेशन को हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इन अ ब्रॉडर सेंस आइदर इन द एसे और एनी पार्ट ऑफ द पेपर। तो इसको आपको अब सोचना शुरू करना चाहिए कि मेरे पास कोई एक इंफॉर्मेशन है, वेयर आई एम गोइंग टू पुट दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और वो तभी आएगा जब आप रेगुलर बेसिस पे, ऐसे वीकली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेली एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए, लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट लेटर वैदिक पीरियड एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द सोर्सेस। कोई कंफ्यूजन है उस टाइम पीरियड तक?
वेदांत में पढ़ाई थी ना, हम्म। उसके बाद जो है मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, उसके बाद से इसमें ऑडियो ऑडियो नहीं थे? कितनी देर के लिए? कोई ऑडियो नहीं था? तो ये जो रिकॉर्ड कर रहे थे उनको भी नहीं पता चला था? बोले थे कहां तक का नहीं था? हाँ। और जो लोग यहाँ क्लास लिए थे उसमें कहां तक था? कहां तक हम लोग कराए थे लास्ट टाइम? अच्छा, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे बेसिकली। ओके, सोर्सेस के बाद एक सेक्शन और कवर हुआ है। जैसे मैथ में प्रैक्टिस करते थे ना पहले, वेयर यू स्टार्ट फाइंडिंग आंसर्स इन द गिवन क्वेश्चंस ओनली। सोशल साइंस में भी आंसर को कैसे लेके जाना है, तो स्टार्ट थिंकिंग हाउ टू ब्रेक द क्वेश्चन इन 2 और 3 सेक्शंस, और एक सेक्शन को डील करते जाइए। दैट हाउ यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। ओके, any confusion in the polity? And we were discussing about the political development theory of kingship, how the idea of theory of kingship has developed. Any confusion in that? Brief में. Okay, so we were आप नहीं थी कुछ क्लास में, आप कुछ क्लास में नहीं थी, आप भी नहीं थी, नहीं थी ना कुछ क्लास में। तो अब दशहरा दिवाली सब खत्म, अब कुछ और बचा हुआ है। दिवाली बचा हुआ है, एक ही क्लास की छुट्टी है, वो भी संडे को। ठीक, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ किंगशिप, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ इट हैज डेवलप्ड during this time period. So we divided the Vedic period into 2 parts. The first one was Rig Vedic, and the later one was later Vedic. Here we discussed about only one source, that is Rig Veda. And on the basis of Rig Veda, we discussed about society, polity, kind of economy, very initial stage, gender issues. इतना बात किए थे. In the polity section and in the society section, we discussed about the initial stage of kingship, where we discussed about the idea of Rajanya. His powers were based on the suggestions made by, and he was handling the court based on the Sabha Samiti, Vidatha, the three things of administration that were happening. Gender issues, who were the parts of Sabha Samiti and other things. Coming to the later time period, later Vedic period, that is from 1000 BCE till 500 BCE, we discussed about remaining 3 Vedas,
and that is Shamved, Yajurved, Atharvaved in the sources. And also when this happened, to discuss the philosophical aspect, these Vedic texts, we discussed about the later developed text in the form of Brahmans, Aranyaks and Upanishads. और मैंने आप लोगों को एक टेबल बनाया था कि विच उपनिषद एक्चुअली बिलोंग टू विच पर्टिकुलर वैदिक टेक्स्ट, और उसके ब्राह्मण कौन से हैं, उपनिषद कौन से हैं, दैट आर द मेजरली सोर्सेज, literary sources that we discussed about later time period. Based on the later Vedic text, these texts, the three remaining texts and the Upanishadic text Upanishads, we discussed about the idea of kingship. And we saw what is the departure from Rajanya, who was in the Rig Vedic period, and in the later Vedic period, the notion of kings, how it developed. Now the idea we have seen in the context of Rig Vedic period that the position of Rajanya was not hereditary. Any religious aspect or the image of godliness was not there present in the context of Rajanya in the Rig Vedic time period. However, coming to the later Vedic time period, we see that now now the king is regarded as the representative of God on earth. The position of kingship, the position of king is has become hereditary. Now his elder son would take the throne after his demise. So this is the basic shift that we see in the position of kings in the context of later Vedic time period. Now king is performing three kind of yagya, that is Vajpayee, Rajasuya and Aswamedh yagya, which clearly indicates this position. And we have seen now the king is having a title like there are heavy titles that are being given to kingship, that clearly indicates there are major development happening. Now the idea of here we could see that the entire state was like it was a representative of Kula or Grama. Now a clear demarcation of boundary of any particular state is coming up during this particular time, and we have seen that there are Kuru, Panchala's region that are coming up during this time, and we discussed in the context of political expansion of later Vedic time period what we see during this time period. So basically on the basis of these texts that we discussed about the changing notion of the changing position of kings in the society. ठीक है? As we develop further, it will come once again the notion of kingship. Now, right about the next topic is administration. Administration. During the later Vedic time period, Bali, B-A-L-I, Bali was not a voluntary tax was not a voluntary tax, but it was forced on the people as compulsory. During this period,
during this period, possibly the king's share was 1/16 of the production. So generally you would ask a question in prelims about the taxation system. So where they could ask you match the following, और बली और जो टैक्स का सिस्टम है तो वो दे वुड गिव यू ऑप्शंस फ्रॉम वैदिक टाइम पीरियड टिल मुगल टाइम पीरियड की मुगल तक आते आते टैक्स का जो ये 1/16 है ये चेंज होते होते मुगल के टाइम तक 1/3 आ गया था. ठीक है, तो ये जो इस टाइम पीरियड में द मेजर शिफ्ट इज हैपनिंग ओवर दिस टाइम पीरियड. ये जो पूरा लिटर वैदिक टाइम पीरियड का जो द स्टेज इज देयर, ये पूरी फिलॉसफी व्हाट वी सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उपनिषद लिटरेचर, उपनिषदिक लिटरेचर एंड लेटर वैदिक टाइम पीरियड, आरण्यक ब्राह्मण्स, 3 वेदास एंड उपनिषद्स, आरण्यक्स एंड ब्राह्मण्स टेक्स्ट, इन सबका जो philosophy है that actually revolves around only 3 things. अर्थ, काम, मोक्ष. ठीक है, पूरा लेटर वैदिक टाइम पीरियड में व्हाट वी सी द फिलॉसफी ऑफ दिस टेक्स्ट रिवॉल्व अराउंड अर्थ, काम एंड मोक्ष. इसी में सब कुछ है, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग इन दिस टाइम पीरियड व्हाट वी सी ड्यूरिंग दिस इन दीज 3 थिंग्स. और किस तरीके से पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मिड गंगा वैली. मिड गंगा वैली का पूरा ज्योग्राफिक एक्सपेंशन देखें, दिस इज अ वेरी फर्टाइल लैंड. आप 1 किलो ऐसे बस छिड़क दीजिए और यू विल गेट enough ऑफ एनी मटेरियल दैट यू कुड सर्वाइव ऑन ईयर्स ऑन दैट. तो पहली बार व्हेन पीपल स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, इनके पास सरप्लस आया एंड दैट सरप्लस जनरेशन एक्चुअली डेवलप्ड इन द आइडिया ऑफ अर्थ. और फिर बलि का कॉन्सेप्ट आया वेयर इट वॉज फोर्स्ड ऑन पीपल कि वॉट एवर यू आर ग्रोइंग यू गिव 1/16 टू द किंग. और यही आइडिया जो है 1/16 जो बलि है कंपल्सरी, दैट नाउ विल कन्वर्ट इनटू द आइडिया ऑफ टैक्सेशन. तो जब टैक्स आएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन? इट एक्चुअली अ institutionalized thing until and unless there are availability of state or kingship. You cannot talk about economy, tax, surplus. जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब a fixed form of state is present over there, who is ultimately first in the initial stage. They started taking bali as a compulsory thing, then that converted into the notion of टैक्स. अर्थ, काम एंड मोक्ष. तो फिलॉसफी पार्ट में कर्म ही पूजा है, कर्म वाला चीज, एंड देन अगेन इट स्टार्टेड कमिंग लाइक मोक्ष, दैट हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसग्रेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइफ. ये हम लोग जब बाद में फिलॉसफी पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे. फिलहाल हाँ, अभी धर्म भी आएगा, ये सारा इसी में है. तो जब हम धर्म भी पढ़ेंगे तो इन्हीं दोनों के बीच में धर्म और फिलॉसफी के आइडिया को हम लोग देखते हैं. तो जो हमारा अभी जो हम इनिशियल स्टेज ऑफ रिलीजन जो डेवलप हो रहा है, उसको हम लोग इसी पीरियड पे समझने की कोशिश करेंगे इन टेक्स्ट के बेस पे. तो इसीलिए ये जो टैक्स का आइडिया है, दैट इज 1/16 ऑफ द प्रोडक्शन. नाउ टैक्स वाज पेड इन both grains and cattle. नाउ मैं ये जो बोल रहा था आपको कि जब
जैसे ही टैक्स आया in the later Vedic time period, we did change in the notion of administration also. So for the initial stage in the Rig Vedic time period from 1500 to 1000 BC, in the name of administration, what did we had? Only Rajanya at the top, Sabha, Samiti, Videtha. These were the three things, and there were some the lower portions of who were keeping the ports, who were keeping the roads, इस तरीके के. Now जब जैसे ही टैक्स इंट्रोड्यूस होता है, a certain setup has emerged, और पूरा एक detailed description that we get from these time period of the presence of particular kind of administration that we have. So right next, as the taxation system comparatively established, so there was a change. So there was a change in administrative system during the later Vedic time period. We see increase in the number of officers, we get the information that there were 14 Ratnins, Ratna, 12 Ratnins during the later Vedic period. In the Shatapatha Brahman. In the Shatapatha Brahman, number 1, Purohita. Number 2, Mahishi. Mahishi, in the bracket you write chief queen. Chief queen. Number 3, Yuvraj. Number 3 is Yuvraj. Number 4 is Senani. Number 5 is Suta. 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 In the bracket you write charioteer. Suta. In the bracket you write charioteer. Number 6, Gramini. Number 6, Gramini. In the bracket you write head of the village. Number 7, Sangrihirti. Sangrihirti.
संग्रहित्री, क्या मतलब होगा इसका? एनी गेस? संग्रहित्री, हाँ, संग्रहण करने वाला, हाँ, कलेक्शन, ट्रेजरर ब्रैकेट में, राइट, ट्रेजरर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हायरार्की है एक्चुअली, उस तरीके की हायरार्की ही है, बट दीज आर द ऑफिसर्स दैट वर प्रेजेंट। सो हायरार्की पे आपसे नहीं पूछेंगे कौन सबसे ऊपर था, बट एक तरीके से वही पोजिशन है। तो संग्रहित्री, इन द ब्रैकेट यू राइट ट्रेजरर। ट्रेजरर, ट्रेजरर व्हाट? Treasurer is which position? Treasurer, what do we call treasurer? Hindi. कोषाध्यक्ष. TRE, ASURER. Treasurer. Number 8, प्रतिहारी. प्रतिहारी, PRATIHARI. Pratihari, in the bracket you write gatekeeper. Gatekeeper. Number 9 you write bhagdugha, BHAG, 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 A, DU, bhag, DUGHA, dugha. Bhagdugha is tax collector. Tax collector, it's 9. 10, Akshwapa, AKSH, AVAPA, Akshwapa. Akshwapa is a position which is basically given to assistants in the dice game. So in the bracket you write assistant during playing dice. Assistant during playing dice. Number 11 was Palagal, PALAGAL. Palagal, PALAGAL. Palagal is a friend of king. That is official position. Govikartana, GOVIKARTANA. Govikartana. Assistant of the king in hunting activity. Apart from these 12 Ratnins, next, apart from these 12 Ratnins, some other officials are also mentioned. Apart from these 12 Ratnins, some other officers are also mentioned. Example, Karmar, KARMAR. Karmar. In the bracket you write official associated with crafts. Karmar, KARMAR. Official associated with crafts. Shatpati, SHAPATI. Shatpati. In the bracket you write the office of the remote areas. Officer of the remote areas. Or possibly head of 100 villages. Possibly head of 100 villages. Now next write limitations. Power of the king. Power of limitations of the power of the king. Right? Power not unlimited.
power not unlimited because though taxation system was comparatively stabilized, however, production did not reach the level of surplus, production did not reach the level that the economy could generate more surplus. That is why the king was not enjoying the wealth required was not enjoying the wealth required ये इकोनॉमिक सेंस में है व्हाट वी सी हियर एंड व्हाट यू विल सी इन द लेटर टाइम पीरियड व्हेन वी विल स्टडी महाजनपदास एंड द कमिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर. तो दो तरीके से हैं इस टाइम पीरियड तक. व्हाट वी सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी दैट देयर वाज ऑल द किंग्स would started Aswamedh Yagya and the other Rajasuya and other Yagya. What we see that there are improvement in the position of the king and that has been increased in the society. However, in the economic terms, till now, the total economic activity was very less as we compare in the context of Mauryan Empire. So, अभी तक जो situation है that is in initial stage. Or when would surplus generate the more surplus? That is because of the ability of trade and commerce. What we see in the Indus Valley civilization or we'll see in the later Vedic time period. However, अभी क्या हुआ इस time period में? People have started transferring from pastoralization to agriculture. What we see in the Rig Vedic time period, people were still focused on pastoral activity, where they were keeping cattle rearing and other activities. Now the war is not for the cattle in the later Vedic time period. However, they have shifted from cattle rearing to agriculture, but the agriculture is happening in a very less or a small in a very small quantity. That was not generating more surplus, which ultimately curdled the power position of king. तो अभी किंग पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर रहा है वो पूरा जो सिचुएशन है that we will see after Mauryas. तो ये इकोनॉमिक सेंस में है. द नेक्स्ट पॉइंट यू राइट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक टाइम पीरियड. लैंड के लिए यस, जिसको some people would give in the mode of cattle, mostly would give in the mode of grains. So cattle अभी जो situation what we saw in the context of Rig Vedic time period, where everything was revolving around the cattle, go vadh, go ghanya, everything was, the war was happening for cattle. Now war is happening for land. So agriculture is there, but not in much
practiced way. So they are still practicing cattle rearing, but they were focusing more on agricultural activities. Clear? Economy. Agriculture became the chief occupation. Agriculture became the chief occupation, and land became the most important economic wealth during the later Vedic period. Land became the most important economic wealth. Agriculture became the chief occupation, and land became the most important economic wealth during later Vedic period. Taittiriya Upanishad says, it is grains that are Brahma. It is grains that are Brahma, quote unquote. ठीक है, तो ये जो अपने आप में एक स्टेटमेंट है, इट इज ग्रेन दैट आर ब्रह्म, what we see in the context of the emerging importance of grains in the society, how the society is being shifted from Rig Vedic period to later Vedic period, where now the idea of Brahma is there. It means the idea of philosophy and religion is being introduced. Also, the major focus has become shifted, has become cattle, land, has become grains, means agriculture, and land, what we see during this time period. So the cultivation, next the cultivation was performed. The cultivation was performed with the help of ox and plow. Ox and plow, P-L-O-U-G-H, ox and plow. In Yajurveda, 5 varieties of rice are mentioned. 5 varieties of rice are mentioned. Rice was called Vrihi, V-R-I-H-I. Rice was called Vrihi. In the Atharva Veda, two varieties of rice. 2 varieties of rice are mentioned. Vrihi and Tandula, T-A-N-D-U-L-A. व्रीही एंड तांदुला, एंड आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे, तांदुलम चावल के लिए बोला जाता है. Tandulam is the word we in the contemporary time period also we use for rice, tandulam. तो जो अथर्ववेद में 2 राइस की वैरायटी हमें देखने को मिलती है इस टाइम पीरियड में, दैट इज वन इज व्रीही, अदर इज तांडुला. ओके, सो इन द नेक्स्ट, फ्रॉम अतरंजी खेड़ा एंड हस्तिनापुर, फ्रॉम अतरंजी खेड़ा एंड हस्तिनापुर. अतरंजी खेड़ा, ATRANJIKHERA, अतरंजी खेड़ा एंड हस्तिनापुर. The evidence of rice is available.
Okay, tell me how many of you given the text in the last class test? आप दिए थे आप लोग? यू सर ऐसे झुका लेने से तो मेरी नजर में ऐसा नहीं है कि नहीं बच जाएंगे आप. क्या हुआ, टेस्ट देने क्यों नहीं आए? इट वॉज ए सरप्राइज टेस्ट और पहले से अनाउंस था? सरप्राइज था तो हाँ, अनाउंस था, पहले से बोला गया था कि टेस्ट लिया जाएगा. हिस्ट्री का तो मैंने बोला था ना कि मैं ऑब्जेक्टिव लूंगा, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक ही चीज है. आप कभी ले लिया गया, डेट नहीं बताया गया. क्वेश्चन तो मैंने वही दिया था जो जनरली मैं आपसे क्लास में डिस्कस करता हूं. क्यों नहीं आए टेस्ट देने भाई? क्लास थी तो उसके बाद क्वेश्चन तो लेके लिख लेते. आफ्टर दैट यू वुड हैव आस्क्ड अबाउट द क्वेश्चन एंड देन यू हैव रिटन. आज ले लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग. वही क्वेश्चन है जो जनरली मैं क्लास में आपको लिखाता हूं, बट मुझे पता नहीं कि इन लोगों ने अभी क्लास में क्या दिया था. मैंने 5-6 क्वेश्चंस दिए थे, तो क्वेश्चंस आप लोग लेके आई थिंक दैट, चलिए मैं लिखा दूंगा. इन द शतपथ ब्राह्मण all the activities associated with agriculture are mentioned widely ठीक है. देखिए ये in the last class when I made you to make a table, शतपथ ब्राह्मण कहां पे है, किस टेक्स्ट से लिंक्ड है? जस्ट सी इन द टेबल. शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद. और लास्ट क्लास while discussing about the Yajurved, we discussed also about there are two category of Yajurved. कौन कौन? Black Yajurved and White Yajurved, that is श्याम यजुर्वेद एंड श्वेत यजुर्वेद. तो जो ये शतपथ ब्राह्मण है दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ श्वेत यजुर्वेद. ठीक. पूरा यजुर्वेद जो है दैट इन वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइडिया ऑफ एग्रीकल्चर ओवर देयर. उतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है फॉर द सेक ऑफ प्रीलिम्स. बस मैं आपको समझा दे रहा हूं, याद कीजिएगा, याद रखने के लिए. So in detail it has given us the idea about rituals. Every ritual that are happening under household activity means if you are going for cultivation, what kind of ritual there to be practiced. तो अभी भी in the recent time what you see, if you follow the cultivation cycle of our system of at this time period, तो ये जो फेस्टिवल्स हैं जो अभी होते हैं, बिहू पंजाब में रीजन, बिहार में जो व्हाट आर द रीजन्स इन असम, फसल कटने पे इन मार्च एंड अप्रैल, व्हाट आर द फेस्टिवल्स दैट आर हैपनिंग? ओणम. सो व्हाट आर दीज फेस्टिवल? दीज आर ऑन द ओकेजन ऑफ दैट यू स्टार्ट हार्वेस्टिंग योर फील्ड. लेकिन Onam is from Kerala, but from Assam we have Bihu. So, but ये तो सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स हैं जो हम लोग सबको पता है. बट इफ यू गो टू अ हाउस होल्ड जो एकदम गांव में खेती कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे तो जिस दिन धान की बुआई करने जाते हैं दे हैड सम काइंड ऑफ रिचुअल्स. जिस दिन गेहूं बोने जाते हैं दे हैड सम काइंड ऑफ रिचुअल्स. सो फॉर एवरी ओकेजन there were designated some kind of rituals that are there. So before जब धान बोने जाते हैं so they do some kind of पूजा, और उसके बाद कुछ लोगों को खाना खिलाना होता है. पूरा घर की हमारे घर हैं, पूरे घर की साफ सफाई होती है. तो जो पहले बीज डालने जाते हैं धान के लिए, उसके बाद उसको हम रोकते हैं, वहां पे there is a ritual. So what we come across in the context of Yajurveda, there are rituals for every aspect. So पूरा डिटेल में there is a ritual for agriculture. So in the Yajurveda, in the Satpatha Brahman or Black Yajurveda, what we have evidences
or evidences of plowing the field with the help of 24 ox, with the help of 18 ox. So there are mentions of agricultural activity, what kind of ox to be used, what are the rituals, and what how you are going to plow your field, what are the ways to put the seed in that. So everything in the detail they have discussed in the Yajurveda. So you just remember in the context of Yajurveda what we find about the detailed description of agriculture in the Yajurvedic text that we come across. Clear? Next, right? Cattle breeding. Cattle breeding. Cattle breeding was an important occupation. Cattle breeding was an important occupation. In the Atharva Veda, there is a prayer. There is a prayer to Indra for cattle wealth. For cattle wealth. Wealth, उसके cattle wealth. Cattle wealth. The Shatapatha Brahman cow, ox, buffalo, sheep, and goat were important animals. Next, write about crafts. Crafts. Even during the later Vedic period. Even during the later Vedic period, there was not much surplus in agriculture. There was not much surplus in agriculture. However, due to small agricultural surplus, development of craft became possible. The crafts became possible. The text Vajasneya Samhita, VAJSANEY, Vajasneya Samhita, SAMHITA, mentions a number of crafts. For the first time, silver is mentioned in Atharva Veda. Use of iron started. During this period. And what are the terms for iron?
What are the terms for iron? Terms. What are the terms for iron? Ayas. So Shyam Ayas or Krishna Ayas is the term that we get for iron. What? During this period? Cotton is not mentioned anywhere in the later Vedic text. Cotton is not mentioned, however, wool is mentioned. However, wool is there in the text. Write about society next. Society. The basis of society was blood relation. The basis of society was blood relation. The important unit of society was Kula. Kula. समझ लीजिए, for the very first time what we see a clear demarcation of social hierarchy is that is being implemented during this time period. और वो hierarchy is basis on what? By birth. So where we have seen that now they have started talking about the emergence of 4 classes that we see during the later Rigvedic time period towards 1000 AD that I have discussed in the previous classes, that how the notion of Purohita, Kshatriya, Vaisya was there in the Rigvedic time period. However, towards the end of the Rigvedic period, we did come across a new class, that is of Shudra, that are mentioned in the later Vedic time period, and where we have discussed about the origin of these 4 classes. From the Mahapurush, we see that Brahmans were born from mouth, and Kshatriya were born from arms, Vaisyas, and further Sudra. So this time period, later Vedic time period, that we started exercising these practices. Till now, we did not exercise these practices. Everyone was equal, everyone was allowed to go anywhere. But now a clear image of Brahman, Vaisya, Kshatriya and Sudra, and not clear image but also hierarchization in the society is clearly shown in this particular text, where Sudra are placed below the at the bottom line of the society, whereas Kshatriya or Brahman is the upper line of the society. So, right, social changes are taking place. Social changes were taking place. And the fourfold Varna system was established. ये चारों वर्ण के बारे में सबसे पहले वेयर डू वी गेट द इंफॉर्मेशन? लेट्स टेस्ट योर ऋग्वेद में कहा? आई हैव 10th mandala, that is the later addition in the Purush Suktra mandala that we find out. So first write Brahmana. Initially,
देखिए, तो व्हाट वी सी इन द in the Rigvedic time period, we had only one पुरोहिता, और जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ रहे थे लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ, और भी पुरोहिता के पार्ट आ गए, हर टेक्स्ट से जुड़ा हुआ एक पुरोहित. व्हाट वाज द नेम? होत्री. फॉर ऋग्वेदा इट वाज होत्री. फॉर यजुर्वेदा अध्वर्यु. फॉर सामवेदा एंड फॉर अथर्ववेदा. भाई आप लोग क्यों नहीं याद कर रहे हैं? कब याद करेंगे? कब याद करेंगे? ठीक, उसको लिख के लगा दीजिए एकदम सामने फ्रंट पे. देखिए, सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, अभी तक ब्राह्मण जो हैं, जो ब्राह्मण, अभी तो हम लोग ब्राह्मण टेक्स्ट की बात कर रहे थे. फॉर ब्राह्मणा वी आर यूजिंग पुरोहिता. तो इस तरीके के इन सोसाइटी वी हैड 16 क्लासेस ऑफ पुरोहिता. फॉर एवरीथिंग देयर इज अनदर काइंड ऑफ पुरोहिता. हाउएवर व्हाट वी सी जो अर्थ, काम और मोक्ष है, जो तीन आइडियाज है, इट एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड sacrifice in the society, and sacrifice in the name of यज्ञ. sacrifice का मतलब सिर्फ बलि नहीं है, मतलब जानवरों को मारना नहीं है. whatever यज्ञ you are doing is a sacrifice. either you are pouring ghee in agni, that is also a sacrifice. तो जो पूरा sacrifice का मॉडल आया, where this particular पुरोहिता who started acting as a bridge between human and God. तो ये जो पुरोहित था, जो दैट पर्टिकुलर क्लास दैट एक्चुअली इमर्ज्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस 16 पुरोहिता, जो पूरा पुरोहित 16 पुरोहित हैं इस समाज में, विद द हेल्प ऑफ दिस रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस. नाउ एवरी वन, मैन आई टोल्ड यू, फॉर एवरी एक्टिविटी. सो देर आर इंस्टेंसेज इन यजुर्वेदा. अ चोर इज गोइंग फॉर अ thief is going for theft, and he is also praying कि मैं आज चोरी करने जा रहा हूं, भगवान सही सलामत आज मैं वापस आ जाऊं, इसके लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूं आपके लिए. ठीक, तो इस तरीके से इस पूरे लेटर वैदिक टाइम पीरियड में व्हाट वी सी, फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ we have a certain ritual that are being practiced. That is why so much killings were happening during this time period. इतने यज्ञ हो रहे थे और यज्ञ में बहुत बलि चढ़ाए जा रहे थे जानवरों के. उसी के अगेंस्ट में बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप किया, जिसमें अहिंसा का जो पूरा आइडिया आया 6th सेंचुरी बीसी में. तो ये पूरा जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड को समझते हैं, दैट इज फुल ऑफ रिचुअल्स और फुल ऑफ बलि. इसी कॉन्टेक्स्ट में जो ये 16 पुरोहित थे, उसमें से जिसने भी पूजा कराया, बलि कराया, सेक्रीफाइस कराया, जिस एक पर्टिकुलर खास पुरोहित ने, तो अब हर लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. तो इसने ये वाला जो पुरोहित का पोजीशन जो कि 16 में सबसे नीचे था, वो अब 16 में सबसे ऊपर चला गया, और धीरे धीरे सिर्फ एक क्लास बचा इस पूरे टाइम पीरियड में, दैट इज ब्राह्मण. और बाकी सब खत्म हो गए जो रिचुअल करा सकते थे. ब्राह्मण में फिर डिवाइड हुए, जैसे शादी वाले अलग होते हैं, मरण वाले अलग होते हैं, बट द ब्राह्मण क्लास इज द ऑन द टॉप. और उसका पोजीशन हम लोग देखेंगे आगे आने वाले क्लास में, कि किंगशिप के साथ वो कैसे दोनों घाल मेल बैठा लेते हैं, कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, कि तुम मुझे सपोर्ट करके बोलो कि मैं समाज में सबसे ऊपर हूं, और मैं बोलूंगा कि यू आर एलिजिबल टू रूल. दोनों क्लास का आपस में मैच हो गया. सो विल सी. आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, बहुत नींद आ रही है आप लोगों को. क्या चावल खा के आने की वजह से नींद आती है, कि ये टाइम ऐसा है नींद आने वाला? नीचे से चाय लेके आइए, जाइए, पानी रखा कीजिए. और इस टाइम में हिस्ट्री पढ़ने के लिए देते हैं. बताओ कितना टॉर्चर है बच्चों के ऊपर. कोई नहीं, आप लोग पानी पी के आ जाइए, थोड़ा आंख वाँख धो के आ जाइए.
तो टाइम बोरिंग है कि मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूं? हाँ, मेंस में आता है एक आध बार, कभी कभी क्वेश्चन मेंस में ही उठ भी आ। हाँ, लेटर वैदिक पीरियड एक क्वेश्चन है, मैं अभी लिखा देता हूं आप लोगों को। दैट वाज गिवन इनटू, व्हाट वाज द क्वेश्चन गिवन टू इनटू? हाँ, प्री में भी टेक्स्ट से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट वाज द क्वेश्चन गिवन टू द एग्जाम? हाँ, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन दिया गया था? डिक्लाइन। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। एंड एक ही क्वेश्चन था। आई सेंट 6 क्वेश्चंस। जैनिज्म से तो क्वेश्चन बुद्धिज्म से डेफिनेटली आपको मिलेगा हर तरफ। इधर बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो आर्ट वाला कल्चर जो वाला होगा उसमें भी, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जीएस पेपर 1 और प्रीलिम्स में भी, दोनों तरफ। पेपर 1 में कम हो सकता है मेंस में, बट प्रीलिम्स में आर्ट और आर्किटेक्चर से डेफिनेटली, और बुद्धिस्ट आइडियाज से डेफिनेटली।
हाँ हाँ हम्म हाँ डिक्लाइन इन ट्रेड, हमला वगैरह वाला थोड़ा कम है बट स्टिल मैंने देखा नहीं आप लोग का स्क्रिप्ट कहाँ पे है, मुझे दिया गया नहीं है शायद। सो बेसिकली जो क्वेश्चन है is evaluate the nature of Vedic literature and its contribution to Indian culture. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट डिस्कस करने हैं। what are the trademarks or what that we practice in the contemporary time period that has become part of tangible heritage that are being carried out from the ancient time till modern time period, that are discussed in the idea of that are there in the Indian cultural notion as a result of the coming of these Vedic and later Vedic text. So बस इसको सोचना है क्योंकि it will give you an example throughout the thing to write. So now talking about the questions which I gave you in the last class about the gender stereotypes and binaries, biases that are there, उसमें एक एग्जाम्पल आप लोगों को should include on the any topic that are coming on gender or women issues, and that is examples like self-help groups. So one example is very much importance for you to think about and to use it in a variety of ways. That is, there is a self-help group in Kerala. You must have heard about this organization called Kutumbashree. Kutumbashree, you just find out on Google. Kutumbashree. KUDUM, Kutumbashree. KUDUM BASHREE. आप केरला जाएंगे किसी भी प्रोग्राम में और ये ऐसा विमेन का और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टार्टेड विद 4000 विमेन और किस तरीके से अभी 4 लाख के ऊपर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेजेस में कैंटीन से लेके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लेके साड़ियों से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट में नारियल से बने हुए प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं जिस तरीके से हम लोग गए थे फॉर द कॉन्फ्रेंसेज और यूनिवर्सिटीज में जो कैंटीन्स हैं और कैंटीन्स आर ऑन वेरी लोअर वेरी लेस, दे वुड चार्ज यू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फॉर फूड। तो ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है कुटुंबश्री, दैट इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो किस तरीके से, और इट्स अ गुड स्टडी ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन द रूरल एरियाज। और इसमें रूरल ही नहीं अर्बन भी है और इसने इकोनॉमिकली बहुत एम्पावर किया है केरला के लोग औरतों को। तो ये इस तरीके की केस स्टडी आपको अपने पास रखनी है। आई जस्ट रिमेंबर कुटुंबश्री, तो इसको आप लिख लीजिए। और इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस लाइक दिस, राइट, द सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, दिस सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन सेवा ब्रैकेट में SEWA, the self-employed women's association has played a pivotal role, PIVOTAL role in empowering and uplifting marginalized women in India. Elaborate. The
Employed Women's Association Seva has played a pivotal role, pivotal role in empowering and uplifting marginalized women in India. Elaborate. 250 words. तो जो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन था, द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, every question that is for empowerment of women or gender issues, you can put that Kutumbashree idea and case study in every answers related to this. So go and find out about Kutumbashree. Make a 100-word note or 50-word note so that you can use that note in any answer. That's a good example for giving, for arguing your thing about gender or women empowerment. ठीक है, नाउ राइट इन द सेक्शन ऑन सोसाइटी, फर्स्ट वन इज ब्राह्मण. इनिशियली ब्राह्मण्स वेर only one among 16 classes of purohits. Initially Brahmins were only one among 16 classes of purohit, but later on owing to the technique of sacrifice, OWING, owing to the technique of sacrifice, Brahmins just went ahead of all the classes. Brahmins just went ahead of all the classes which were called ADAYI, Adai in the later Vedic text. Adai in the later Vedic text, meaning, what does it mean, Adai? Think, it's a Sanskrit term, Hindi term that we use in current time also. इसको तोड़िए दो भाग में. अदा, व्हाट इज अदा? किसी को अदा करना, पे करना. अदा करते हैं ना, किसी को कुछ देते हैं, दैट इज अदा करना. पे योर कर्टसी, अदा करना. मीनिंग रिसीवर ऑफ गिफ्ट, मीनिंग रिसीवर ऑफ ग्रांट या गिफ्ट, रिसीवर ऑफ ग्रांट या गिफ्ट और गिफ्ट. So what led these Brahmins to come on the top? Not on the top also of the 16 Purohita, but also on the 4 classes. What led them? And only that they knew the processes of the rituals due to these texts, and every household has one or two or many rituals every day. So they were basically not only receiving the gift in the name of sacrifices, but they placed themselves as the mediator between humans and gods. So that led their position on the top of the classes. Next, right, Kshatriya. Kshatriya. The literal meaning of Kshatriya. The literal meaning of Kshatriya is those who possessed the territory. Those who possessed the territory during the later Vedic period. Those who possessed the territory during the later Vedic period. Clear?
The security of society was the responsibility of Kshatriya class. The security of society was the responsibility of Kshatriya class. There was a class competition between Brahmanas and Kshatriya during this period. Next, write Vaishya. Vaishyas were called Anasya, A-N-A, Anasya, Balikirta, अनस्य बलिकृत में, इसको ऐसे लिखते हैं ना संस्कृत में, अनस्य बलिकृत means only taxpayer. This group was only producer and taxpayer class. This group was only producer and taxpayer class, which were associated with agriculture, cattle rearing and craft. Next, write Sudras. Servant of the three higher Varnas. लेकिन इस समय तक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी कम अक्रॉस द पोजिशन ऑफ शूद्राज इन द 10th mandala of Rigved, Purushottam mandala, and what we see that they have been given an work of surveying the three upper classes. However, we do not come across any reference in any text about the practice of untouchability during this time period. So the notion of Chandalas and the 5th class that are later addition, till this time period, this Sudra class that were on the lower part, they were not practiced like an untouchable. They were also performing, taking part in the yagya, Aswamedha yagya and the other yagyas, rituals. So they were taking part. It means their position was not as much degraded that we see in the later Vedic time period, in the later period, in the early medieval time period, where till the coming of the early medieval, what we see, the 5th Varna is being added, the Chandalas and Nishaka, who are in what we see that they are living in the forest. So these were the Dome, Chandala, Chamars, Chuhars, they are the classes that emerged as the 5th class, and they were practicing untouchability was there. So write in the next paragraph, untouchability did not exist. Untouchability does not exist.
among different craftsmen. Among different craftsmen, the social position of Rathkara, Rathkara, Rathkara was good and well. The social position of Rathkara was good and well. Now, for the very first time, ये वर्ण सिस्टम आया. ठीक. अब जब हम लोग पढ़ते हैं, when you will study the later Vedic early medieval time period, from like when will you study from 4th century CE in AD till 1200, till the coming of Mughal period, medieval period. During this time period, what we see, there are proliferation of caste. So यही वो बेस है जिसके ऊपर पूरा इंडियन सोसाइटी डेवलप करेगा. तो अभी लेटर वैदिक टाइम पीरियड में कास्ट पे क्या क्या चीज होता है. अभी तक कास्ट मीन्स it was you born in some particular caste, and that how did that caste developed? That caste developed that some person was practicing some kind of craft. So that caste was actually associated with those particular activities that were they involved in, like Kumhar. So the people who were involved in making potteries, so the kids, the child that were born in that particular family, they were now called Kumhara, और एक caste बन गया. And so अभी तक जो ये, so for the development of caste, what we see in the later Vedic time period, we have now clear image of 4 varna. So varna system is there. For the very first time, we did come across a new notion of गोत्र. इसी समय हमें गोत्र का भी आइडिया आ रहा है. एंड 4 varna में, so there are development of marriages also that are happening during this time period. तो ये जो 4 varna है, so we have different kind of marriages. We'll study soon. तो हर क्लास वाज डेजिग्नेटेड कि आपको अपने ही क्लास में शादी करनी है. व्हाट इज हैपनिंग, धीरे धीरे वो क्लास बाउंड्री टूटा. इसके बाद हम लोग देखेंगे. तो एक लोग दूसरे ग्रुप में शादियां करने शुरू हुए. तो उससे, तो व्हाट इज हैपनिंग, वर्ना एंड गोत्र दे आर स्टार्टेड मैरिंग, और इससे जो नया बना, देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम दैट वी कम अक्रॉस. तो इन्हीं 3 आइडियाज पे बेस्ड करके, सो यू राइट अबाउट गोत्र. सॉरी, एक सेकेंड. Okay, so Gotra, for the first time, the concept of Gotra came into existence during the later Vedic period.
The literal meaning of Gotra was Kowpen, Kowpen. Kowpen. The literal meaning of Gotra was Kowpen, the place where the cow wealth of a group, the place where the cow wealth of a group of people was kept, but in course of time of people was kept but in course of time its meaning completely changed. Its meaning completely changed. Initially, Gotra was meant only for the Brahmins. Initially, Gotra was meant only for the Brahmins. However, it was provided to Kshatriya and Vaisyas by the Brahmins. By the Brahmins. Fundamentally, there were 7 Gotras. There were 7 Gotras based on the names of different saints. Saints, S-A-I-N-T-S, saints. Next, write family. The head of the family was supreme. The head of the family was supreme. Now the head of the family could inherit his successor. Condition of women. The position of women comparatively declined during later Vedic period. The position of women comparatively declined during later Vedic period. Now they were denied the right to enter. Now they were denied the right to enter into Sabha and Samiti. Even their birth was being discouraged. Even their birth was being discouraged.
Okay, so basically, I would stop over here for you to go through all the details about family, polity, economy. In the next class, I will discuss only religion, and then we'll move forward to the Vedic time period, to the Mahajanapada period. So there are some things that are left over there, and we will discuss in the next class. I will just stop over here.